So let's begin with लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर के लिए हम अपनी सीरीज ऑफ लेक्चर के साथ आगे बढ़ेंगे। और अब तक के लेक्चर्स में हमने न्यूटन के लॉज को एक ऐसी कंडीशन पर अप्लाई किया है जिसमें ऑब्जेक्ट्स इक्विलिब्रियम में होते हैं और उन पर नेट फोर्स जीरो होता है। एंड मोस्ट ऑफ द वे हमने ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की जिसमें ऑब्जेक्ट का कोई मोशन नहीं। आज की क्लास से हम सेकंड कैटेगरी पर आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें ऑब्जेक्ट अंडर एक्सेलरेशन है। तो एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज फॉर एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट्स। अब जब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो ऑब्वियस बात है वो किसी न किसी डायरेक्शन में मूव करेगा और उसका एक्सेलरेशन भी होगा। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल किया जाए, इसके स्टेप्स क्या है, तो बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको ये स्टेप्स समझा देता हूँ और फिर हम न्यूमेरिकल्स के साथ इन चीजों को और ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश। ठीक है, सबसे पहली स्टेप ये होगी कि आप गिवन प्रॉब्लम में जितनी भी बॉडीज इन्वॉल्व हैं उन सब के लिए जरूरत पड़ने पर हर एक इंडिविजुअल बॉडी के लिए एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ओके, फॉर ईच ऑफ द मास और बॉडी इन्वॉल्व इन द मोशन, इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम। ये हमारा पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, we will be finalizing the forces from the FBD and we will write equations. हम इक्वेशंस लिखेंगे। अब ये इक्वेशंस हम प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करता है कि कितने कोऑर्डिनेट्स में लिखने की जरूरत है, एक्स वाई जेड, या सिंगल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है या सिंगल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो अकॉर्डिंगली हम इक्वेशंस लिखेंगे। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपने क्या याद रखनी है कि आपको कितने इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, कितने इक्वेशंस आपने बनाने हैं। ठीक है, तो इसमें एक फंडामेंटल रूल याद रखिएगा, जितने वेरिएबल होंगे उतने इक्वेशंस लिखना पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशंस सेम एज दैट ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। मतलब जितनी चीजें डिटरमाइन करनी है, मान लो दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं या आप कह लीजिए दो अलग अलग अननोन टर्म्स हैं, तो आपको टू इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी। इफ यू हैव थ्री वेरिएबल्स, थ्री अननोन टर्म्स, देन आपको थ्री डिफरेंट इक्वेशंस लिखनी एंड अकॉर्डिंगली। अब मैं एक बिल्कुल सिंपल सा प्रॉब्लम आपके सामने रखता हूँ, एकदम आसान सा। सपोज एक ब्लॉक है अपने पास और ये किसी स्मूथ सरफेस पर रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ है ऐसे। अब इस ब्लॉक का जो मास है वो m है मान लें। ठीक, आपने क्या किया, इस ब्लॉक को जोर से पुल करना शुरू किया, एफ एफ फोर्स से आपने इसको पुल करना शुरू किया। तो आपके पुल करने की वजह से ये ब्लॉक क्या करेगा, मूव करेगा। तो ऑब्वियस बात है इसका जो मोशन का डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है वो ऐसा ही होगा। तो आप इसके लिए इक्वेशन क्लेम करेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन। याद रखिए, मास जो भी है उस बॉडी का, उसके साथ एक एक्सेलरेशन का वैल्यू जोड़ देंगे। ठीक हो रही है बात, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इस प्रॉब्लम का आंसर आप लिखोगे मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स एफ। दैट्स इट। बट सपोज इस प्रॉब्लम को हम हल्का सा कॉम्प्लिकेट कर दें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दें, और हम ऐसे कहें कि इसी तरीके का एक ब्लॉक रखा हुआ है विच इज हैविंग अ मास m, बट वी आर अप्लाइंग टू डिफरेंट फोर्सेस ऑन टू इट। इस पे हम अलग अलग दो फोर्सेस लगाते हैं। एक फोर्स मान लो हमने इस पे लगाया F1 और दूसरा फोर्स हमने ऐसे लगाया इस पे F2, सच दैट के गिवन प्रॉब्लम में हमसे ये कहा जा रहा है कि F2 इज ग्रेटर देन F1। F2 इज ग्रेटर देन F1। तो आपको कॉमन सेंस पर एक अंदाजा लेना पड़ेगा कि ये ब्लॉक कहां मूव करेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलें तो F2 इज ग्रेटर देन F1, तो इट इंडिकेट्स कि ये ब्लॉक यहां पे मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ F2। करेक्ट हो गई बात, तो ब्लॉक विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ F2। Yes.
तो अगर ये ब्लॉक F2 की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये एरो F2 की डायरेक्शन में आएगा और फाइनली फोर्स लिखा जाएगा ma। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अगर मैं इक्वेशन बनाता हूं तो मुझे लिखना होगा ma मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F2 माइनस F1। अब यहां पे सिंपल सा रूल है, हायर वैल्यू ऑफ फोर्स माइनस लोअर वैल्यू ऑफ फोर्स, बड़ा माइनस छोटा, बस ma इज इक्वल टू F2 माइनस F1। अब जो भी मास होगा उसके साथ एक एक्सेलरेशन मल्टीप्लीकेशन में ले आएंगे और आप लिखेंगे ma एंड देन यू विल बी राइटिंग F2 माइनस F1, दैट्स इट। अब इसी प्रॉब्लम को हम हल्का सा और कॉम्प्लिकेट कर दें, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स इमेजिन कि हमारे पास एक पुली है और इस पुली को हमने यूं अटैच कर दिया फिक्स्ड लेवल पे, और इस पर हमने दो अलग अलग ब्लॉक्स मान लीजिए अटैच कर दिए हैं, जिनमें से एक ब्लॉक जो है मैं यूज कर रहा हूं 8 किलोग्राम का और दूसरा ब्लॉक मैं यूज कर रहा हूं 6 किलोग्राम का। अब आप अंदाजा करें क्या ये रेस्ट पे रहेगा? नहीं रहेगा। दिस इज 8 किलोग्राम, दिस इज 6 किलोग्राम, तो 8 किलोग्राम इज अ हेवियर मास, तो ये पुली के अक्रॉस घूम के ऐसे नीचे उतरेगा। द 8 किलोग्राम मास विल बी कमिंग डाउन। तो इसकी इक्वेशंस कैसे बनाएं? तो 8 किलोग्राम के मास के लिए हम लोग ऐसे नीचे की तरफ लिखेंगे 80, ऊपर की तरफ लगाओगे टेंशन T, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है इसलिए हम यहां पे लिखेंगे 8A ma, बिल्कुल वैसे जैसे यहां लिखा ma, इसका m 8 है, आगे एक्सेलरेशन जो भी डेवलप हो रहा होगा। 6 किलोग्राम ब्लॉक के लिए क्या क्या लिखा जाएगा? डाउनवर्ड 60, टेंशन T, सिंगल स्प्रिंग है इसलिए टेंशन T आ जाएगा, और ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है इसलिए हम लिखेंगे 6A ma, याद रखिए ma, एक्सेलरेशन लगाना है आपने वहां पे, मास के साथ एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फोर्स मिल जाएगा। अब सिंपल है, इसके दो इक्वेशन हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक एक्सेलरेशन भी अननोन है और ये टेंशन भी हमको पता नहीं है, तो अगर हम इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो वी नीड टू इक्वेशंस। यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है सिर्फ, एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है तो सिंगल इक्वेशन से काम चल गया। यहाँ पे हमें सिर्फ a पता नहीं है तो सिंगल इक्वेशन से काम चल गया। अगर मैं आपको F1 F2 की वैल्यू बता दूं और मास का वैल्यू बता दूं तो आप एक्सेलरेशन 1 सेकंड में निकाल लेंगे। हियर वी हैव टू अननोन्स, तो वी हैव टू राइट टू इक्वेशंस। अब आप बताएं आप 6 किलोग्राम के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे 6A इज इक्वल टू T माइनस 60, बड़ा माइनस छोटा, T माइनस 60, बिकॉज ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो कॉमन सेंस से समझ में आ जाता है कि T इज हाइयर वैल्यू एज कंपेयर टू 60। ठीक हो रही है बात? यस सर। अब इस प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करेंगे तो, या इस सेकंड ब्लॉक के लिए अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो हम इसके लिए लिखेंगे 8A इज इक्वल टू, व्हाट शुड आई राइट? कॉमन सेंस है 80 माइनस टी, 80 माइनस टी, 80 बिल्कुल माइनस करेक्ट, टी माइनस टी। एब्सोल्युटली करेक्ट, 80 माइनस टी। अब लेटर ऑन फिर हम इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियस लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं, टी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ए का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सब प्रॉब्लम्स में हम देखेंगे। तो हमें याद रखना है कि हम सबसे पहली स्टेप में एफबीडी बनाएंगे, मतलब किसी भी गिवन बॉडी पर, ब्लॉक पर, सिस्टम पर, पार्टिकल पर टोटल कितने पॉसिबल फोर्सेस आ सकते हैं, जिनमें हमें सारे फोर्सेस इंक्लूड करने होंगे। जरूरत पड़ी तो हम वहां पे कॉन्टैक्ट फोर्सेस इंक्लूड करेंगे, हम वहां पे कनेक्टिंग बॉडी के जो फोर्सेस होते हैं, टेंशन या स्प्रिंग अगर हमने लगाई तो वो इंक्लूड करेंगे। जरूरत पड़ी तो हम उसमें कोई फील्ड वाला फोर्स भी ले सकते हैं, ठीक है, इफ इट इज नीडेड। उसके बाद हमें इक्वेशंस लिखनी है। इक्वेशंस लिखने के लिए हमें याद रखिए इस तरीके के फोर्स की जरूरत होगी। एम ए, एक्सेलरेशन वाला एक फोर्स उसमें हम लोग इंडिकेट करेंगे, और इक्वेशंस को फाइनलाइज करते वक्त हम हमेशा हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू का पैटर्न यूज करेंगे। कितनी इक्वेशंस हमें लिखनी है प्रॉब्लम्स को पूरी तरीके से सॉल्व करने के लिए? तो आंसर सिंपल है, जितने वेरिएबल हैं, जितने अननोन हैं, जितने ऐसे फैक्टर हैं जो आपको फाइंड करने हैं, उतने ही आपने इक्वेशन लिखनी है। द नंबर ऑफ इक्वेशन शुड बी सेम एज दैट ऑफ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स और द नंबर ऑफ अननोन फैक्टर्स। ठीक हो गई बात? तो ये अप्रोच होगा इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। अब आइए एक एक करके कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं डायरेक्टली बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं लूंगा, पहले थोड़ी छोटी मोटी बातें आपको समझा देता हूं कपल ऑफ प्रॉब्लम्स के जरिए।
फिर उसके बाद हम ब्लॉक्स वाले और स्ट्रिंग वाले प्रॉब्लम्स की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आज अपना, या पहला क्वेश्चन या इलस्ट्रेशन कह लीजिए आप, ये है। एक क्रिकेट बॉल है जिसका मास 150 ग्राम है एंड इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड and is hit by a bat so that the ball is turned back with a velocity of 20 meter per second. The force of blow acts for 0.01 सेकेंड। तो ये जो बैट से बॉल को हिट किया गया, ये बहुत ही छोटे से वक्त के लिए 0.01 सेकेंड के लिए इसको हिट किया गया, तो कितना फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ऐसे वो पूछ रहा है। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना दूं। मान लो ये इस तरीके की बैट है, ये एक सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। अब एक बॉल इस पर ट्रेवल करता आ रहा है, यूं, स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड और इसका मास m है, और हम जानते हैं यहाँ पे गिवन प्रॉब्लम के हिसाब से मास 150 ग्राम है। अब ये बॉल बैट पे जाके हिट करता है, हिट करने के बाद ये रिटर्न, जिसे हम कहेंगे बाउंस, जिसे हम कहेंगे टर्न बैक हो जाता है लाइक दिस। तो जब ये हिट किया गया तो ये यूं मूव करने लगता है, मास वही है m, लेकिन इस बार इसकी स्पीड हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो रही है बात? ना हिटिंग टाइम जो बॉल को मिला वो 0.01 सेकेंड का है, तब हमें निकालना है फोर्स। अब देखिए, हमें फोर्स के बहुत ही बेसिक फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करना है। वैसे तो फोर्स का हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बट यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, इट्स नॉट पॉसिबल हियर। तो आपको इसका सबसे जनरल फॉर्मूला, सबसे बेसिक फॉर्मूला यूज कर लेना चाहिए। फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। याद रखें, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यस सर। ठीक है। अब देखिए, चेंज इन मोमेंटम की जब हम बात करते हैं तो हमें लिखना होता है mv2 फाइनल मोमेंटम माइनस mv1 इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय whatever the time you have in the calculation. So m वही है, कॉमन है, आपने लिखना है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय dt। ऑफ कोर्स आप इसे पूरा एक वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं अगर चाहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वेक्टोरियल ही करना चाहिए सही मायनों में। तो अब वैल्यूज की बात आती है, चलिए वैल्यूज को पुटअप करने लगते हैं। तो मास अपना है 150 ग्राम इनटू 10 टू द पावर -3, क्योंकि मुझे इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे v2 जो फैक्टर है ना, ये फाइनल स्पीड है, मतलब बॉल को हिट करने के बाद वाली स्पीड है। तो बॉल को हिट करने के बाद वाली स्पीड कितनी है? 20। 20 ठीक, तो इसे मुझे लिखना है 20 माइनस बॉल को हिट करने से पहले वाली स्पीड कितनी है? 12 तो इसे मुझे लिखना है 12। अब टाइम जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.01। अब यहां पर आपसे एक मिस्टेक होगी, एक गलती होगी, सीरियस मिस्टेक। If you just do a calculation by 20 minus 12, you will be getting 8 आंसर आप यहां पे लोगे, बट ऐसा नहीं है। आप देखो, ये बॉल पहले पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ ट्रैवल कर रहा है, और हिट करने के बाद ये नेगेटिव साइड ऑफ एक्सिस की तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो डायरेक्शंस पूरी तरीके से अलग अलग है। तो श्योरली इनमें से किसी एक वैल्यू को आपने पॉजिटिव लेना है और किसी दूसरी वैल्यू को आपने नेगेटिव लेना है। यू हैव टू टेक वन ऑफ द वैल्यू एज पॉजिटिव एंड द अनदर वैल्यू एज नेगेटिव। तो मैं क्या करता हूं, ये 12 वाली वैल्यू को मैं नेगेटिव ले लेता हूं। ठीक है, अगर मैं 20 वाली वैल्यू को नेगेटिव लूंगा तो ब्रैकेट का फिर आंसर नेगेटिव आ जाएगा। ये बैट यूं भी तो हो सकती थी, इधर भी तो हो सकती थी, बॉल ऐसे आगे तो रिटर्न ऐसे जा सकता था, है ना? तो मैंने माना कि 12 वाली वैल्यू कैसी है? नेगेटिव नेगेटिव। और 20 वाली वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अगर मैं इसे नेगेटिव के साथ ट्रीट करता हूं तो यहां पर देखें कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? 30 20 20 प्लस माइनस -12। समझे ना बात को? तो ये फोर्स अपना यस आ सर। गया 15 इंटू 10 टू द पावर -2, मैंने एक जीरो भी एडजस्ट कर लिया है, 20 प्लस 12 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 10 टू द पावर -2।
0.01 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 10 टू द पावर -2। अब ये 10 टू द पावर -2 और ये कैंसिल आउट हो गया। 20 प्लस 12 will become 32. So final calculation will be f is equal to 15 multiplied by 32। मल्टीप्लीकेशन पूरा करें और बताएं कितना आएगा। 470. 4, yes, how much? 470. 320, 470, 470. so that is 470। इतना एक्सपेक्टेड आंसर है। अब उस हिसाब से हमें ऑप्शन ए के साथ जाना चाहिए। ठीक है, हो सकता है मेरी टाइपिंग में यहाँ पे कुछ एरर हो, उस वजह से यहाँ पे 480 बनेगी, बट दैट इज हाउ वी हैव टू फाइंड इट। मिस्टेक कहाँ हो सकती है याद रखें, यहाँ पर साइन की कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है। दैट्स व्हाई वी शुड रिमेंबर दैट कि ये पूरा वेक्टोरियल बेसिस पर कैलकुलेट किया जाए। अब ये एक शॉर्टकट भी हो सकता है, मतलब अप्रोच में अगर देखा जाए तो, कि जब कोई भी चीज किसी को हिट करके वापस आती है तो वो मोमेंटम से ऐड हो जाते हैं। चेंज ऑफ मोमेंटम जब निकालने जाओगे तो वो ऐड ही होंगे। दैट इज हाउ इट इज। अच्छा 480, आप लोग 470 बोल रहे हो। कैलकुलेशन देखो, मैं दिखाऊँ उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर। 480 ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रॉब्लम को बस ऐसे समझाने के लिए लिया गया है कि फोर्स का एक जनरल कैलकुलेशन जरूरत पड़ने पर कराया जा सकता है, जिसमें हम चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेते हैं, जो भी वेक्टोरियली कैलकुलेशन के साथ हमें करते हैं। वैसे फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला ही हम ज्यादातर यूज करेंगे। आइए आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। इसमें बताया जा रहा है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास 2 किलोग्राम इज गिवन बाय दिस, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो एक वेलोसिटी की इक्वेशन हमको यहाँ पे दी गई है, ये पूरी इक्वेशन है वेलोसिटी, और ये इसका मास है, ये एम फैक्टर। अब आपने ये पता करना है कि फोर्स कितना है। तो देखो बेटा, फोर्स आप निकालना चाहते हो ना, तो आप बस सिंपल कैलकुलेशन करें, मास इनटू एक्सेलरेशन। ऑफ कोर्स वी कैन टेक इट इन वेक्टोरियल फॉर्म। अब मास तो डायरेक्ट है 2 किलोग्राम, बट वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ सॉरी एक्सेलरेशन। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, छोटा सा कैलकुलेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो भी वेलोसिटी की इक्वेशन आपको दी गई है, आप उसे यहाँ लाएं। इट विल बी ए टी आई कैप प्लस ई टी स्क्वायर जे कैप, सब वेक्टर रिप्रेजेंट। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे बाय अ वेरी सिंपल रूल ऑफ एक्स रेज़ टू n, तो आप समझ सकते हैं इसका आंसर आ जाएगा ए आई कैप प्लस AI cap 2 बी टी जे plus कैप। ये हो गया एक्सेलरेशन का। आई होप आप ये समझ पा रहे हैं, बिकॉज इस तरीके की कैलकुलेशन हमने बहुत बार। आप फोर्स फाइंड करना है, तो इट्स वेरी सिंपल, मास का वैल्यू है 2। एक्सेलरेशन की पूरी इक्वेशन आप मेंशन कर लो, ए आई कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी टी जे कैप, just multiply that two factor inside, so that will become 2 times of ai cap plus 4 bt देखो, ये आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पे मैंने मास इनटू एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले की तरफ ज्यादा फोकस किया। anyhow now let's start with the problems. Now in these cases, in these conditions, इन प्रॉब्लम नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3, आपसे ये पूछा जा रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा ब्लॉक्स का, एंड द केसेस आर गिवन टू अस एज फॉलोज। ये पहला केस, पहली कंडीशन, नॉर्मल रिएक्शन पता करना है और ब्लॉक का एक्सेलरेशन पता करना है। नॉर्मल रिएक्शन का काम मैं समझता हूँ बहुत आसान है। अब ये 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, तो इसका वेट नीचे एक्ट करेगा 50, और इस पे नॉर्मल रिएक्शन यूं ऊपर की तरफ जाएगी n। तो ये बहुत आसानी से सॉर्ट आउट हो गया, n इज इक्वल टू 50 न्यूटन।
करेक्ट है। अब Yes. क्योंकि हमने इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है और कोई फ्रिक्शन हमें यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि फ्रिक्शन तो बोला ही नहीं होता, और फ्रिक्शन अभी हम पढ़ भी नहीं रहे हैं इसे, तो सभी केसेस हम फ्रिक्शनलेस ही इमेजिन करेंगे या कंसिडर करेंगे। तो एज वी हैव अप्लाइड अ 10 न्यूटन ऑफ फोर्स ऑन टू इट, कॉमन सेंस से हमको ये समझ में आ जाता है कि ये ब्लॉक ऐसे आगे की तरफ मूव करेगा। तो हमें क्या लिखना चाहिए? 5A, सही जा रहे हैं? 5A करेक्ट है ना? Yes, sir. MA, बिकॉज M इज 5। कोई दूसरा फोर्स यहाँ पे नहीं है, कोई इसको अपोनेंट, कोई अपोज करने वाली सिचुएशन कुछ नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 5A इज इक्वल टू 10। बस काम खत्म हो गया। therefore A is equal to 10 by 5, which is 2 meter per second square. That's it. अब आइए बात करते हैं सेकेंडरी। इसमें मैंने फोर्स को हल्का सा शिफ्ट किया, 37 डिग्री पे ये फोर्स मैंने बना दिया है। तो हमें क्या करना है कि इस 10 न्यूटन के कंपोनेंट्स स्प्लिट करना पड़ेगा, सबसे पहला काम। तो आप 10 न्यूटन के अगर कंपोनेंट्स को स्प्लिट करते हो तो यू मे गेट वन ऑफ द कंपोनेंट हियर एंड द अदर पॉसिबल कंपोनेंट इज डाउन हियर। और ये वाला एंगल भी 37 होगा, सोचें आप जरा। करेक्ट है? Yes, sir. हॉरिजॉन्टल के साथ अगर यहाँ नीचे 37 है तो यहाँ ऊपर भी 37 है। इस बात को हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 Cos 37. और 37, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ दिख रहा है, ये आ जाएगा 10 Sin 30. sin 37। अब ये रेगुलर बात है, पर हम कई बार पढ़ते हैं। अच्छा, cos 37 ये कितना होता है? 4/5. 4/5। उस हिसाब से ये हो गया 8 न्यूटन। sin 37 ये होता है 3/5, उस हिसाब से ये वाली चीज हो गई 6 न्यूटन। अब इस 5 किलोग्राम के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम मैं दोबारा बनाता हूँ। ये अपना 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, इसकी फ्री बॉडी देखें आप ध्यान से सभी। बिकॉज इट्स अ 5 किलोग्राम ब्लॉक, तो वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया 50। लेकिन 50 के साथ साथ इस पे एक और चीज आ रही है, ऐसे डाउन 6। देखो ये वाला जो 6 है ना, ये भी इस ब्लॉक को नीचे ही पुश कर रहा है। करेक्ट हो रही है बात? Yes, sir. Yes. दूसरी बात ये कि इसको हॉरिजॉन्टली कौन सा, अच्छा इसमें नॉर्मल रिएक्शन भी आएगी ऑफकोर्स। ऑफकोर्स इसमें नॉर्मल रिएक्शन यू दिखानी पड़ेगी, ऑफकोर्स, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है जो 8 न्यूटन का है, क्या ये इस ब्लॉक को हॉरिजॉन्टली ऐसे पुश कर रहा है? आप आसानी के लिए ये एरो कहीं भी बना दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो मैं यहाँ बनाऊंगा तो आप सोचने लग जाएंगे सर ब्लॉक पे नहीं आया, ऊपर गया। अरे बेटा ये फोर्स ही ऐसा आया, तो ये हॉरिजॉन्टल एरो यहाँ ब्लॉक पे ही इफेक्ट करेगा ना फाइनली। अगर मैं ऐसे तिरछे ढकेलता हूँ तो ब्लॉक आगे ही जाएगा ना। Yes, sir. Yes. वो ये वाला जो 8 न्यूटन वाला कंपोनेंट है, ये ब्लॉक को आगे ही पुश कर रहा है। समझ में आ जाती है बात, तो मैं इसको यहाँ दिखा रहा हूँ। अब इस 8 न्यूटन वाले फोर्स की वजह से ये ब्लॉक, कॉमन सेंस की बात है, मैं कॉमन सेंस वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ। नहीं तो कई बार बच्चे पूछते हैं सर कैसे पता चला आगे गया। अब समझ आ जाता है कि भाई अगर 8 न्यूटन वाला फोर्स इधर आ रहा है, कोई सामने से कोई रोकने वाली चीज नहीं है, तो उसे आगे जाना पड़ेगा। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूं 5A? पूछे यस एम सर। ए। आप इसको पूरा बैलेंस Yes, करो, sir. इसको पूरा बैलेंस करो। देखो डाउनवर्ड क्या क्या एक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड 50 Newton and 50 Newton 6. और अपवर्ड क्या एक्ट हो रहा है? Normal. बस नॉर्मल, यानी कि टोटल हमारा फोर्स हो गया 56 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन करा, क्योंकि अपवर्ड शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड।
अब हॉरिजॉन्टली कौन कौन एक्ट कर रहा है? 5A 5A 8 Newton. and 8 Newton. तो बस सिंपली ये करें कि आप ये 5A शुड बी इक्वल टू 8 न्यूटन कर दें। Therefore A is equal to 8 by 5. 8 by 5. Henceforth you can finalize it as 1 point. बताएंगे 1.6. 1.6 एक्सेलरेशन है, इसलिए हम यूनिट लगाएंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया इसका। तो जो हमारा 10 न्यूटन वाला फोर्स हॉरिजॉन्टली लग रहा था तब एक्सेलरेशन 2 आ रहा था, तो अब थोड़ा सा हमने जब उसको इंक्लाइन लगाना शुरू कर दिया तो वो एक्सेलरेशन घट के 1.6। ऑब्वियस बात है जब ऐसे कुछ करेंगे। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई कि नॉर्मल रिएक्शन पहले 50 थी, नॉर्मल रिएक्शन कर दी। किसी भी चीज को जब हम ऐसे पुश करेंगे ऊपर से, पुल नहीं करेंगे, पुश करेंगे, पुश ढकेलेंगे और इंक्लाइन ढकेलेंगे, तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। ये बात आपने भूलना नहीं, ये हमको आगे काम में आएगी। ठीक है। अब इसी प्रॉब्लम को थोड़ा और चेंज करते हैं, थोड़ा और टफ बनाते हैं। सेम प्रॉब्लम लेकिन अरेंजमेंट हम थोड़ा सा अलग सा कर देते हैं। आप देख सकते हो, ठीक से कंपोनेंट बना लो आप, इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसके सारे कंपोनेंट बनाने लग जाता हूँ। एक इधर, एक इधर, इसी तरीके से इसके लिए एक इधर और एक ऐसे डाउन। और फटाफट फटाफट बताओ, क्या यहाँ एंगल 37 होना जाना चाहिए? Yes. Yes. तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया? 50 cos 37. 50 cos 37. सॉल्व करें। 50 cos 37 कितना होता है बताएं मुझे। 40. 50 cos 37, cos 37 is 4 by 5, 5 और 50 कटा 10, 10 into 4 40। 40. अच्छा ये वाला कंपोनेंट क्या कॉल किया जाएगा? 50 50 50 sin 37. 3 by 5, 3 by 5 आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 30। चलिए अब यहाँ पर अगर 53 है ये, तो इसके अल्टरनेट के हिसाब से मैं सोचूंगा तो यहाँ 53 हो जाएगा। ये समझ में आ जाती है बात। Yes, और ये 4 से 20, Yes, sir. ये कंपोनेंट क्या होगा? 20 cos 53. 20 cos 53, cos 53 is 3 by 5, 3 by 5, 20 into 3 by 5 सॉल्व करें। 12. वेरी गुड। तो ये कंपोनेंट हो गया 12, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है ये वाला हो जाएगा 20 sin 53, sin 53 is 4 by 5, 20 into sin 4 by 5 कितना हो 16. रहा है? 16। वेरी गुड। आप इस 2 किलोग्राम के ब्लॉक का पूरा पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बना लें, हर एक पॉसिबल फोर्स को आइडेंटिफाई कर लें आप। ठीक है। सबसे पहले तो इसका जो वेट है वो हमें दिखाना पड़ेगा नीचे, और ये हो जाएगा 20। उसके बाद वर्टिकली ये कंपोनेंट आ जाएगा और ये वाला भी कंपोनेंट वर्टिकली आएगा। ठीक है। तो ये एक वर्टिकली ऐसे और साइड में एक और वर्टिकली ऐसे, ये 16 है, जबकि इधर वाला 30 है। नॉर्मल रिएक्शन एज यूजुअल आप ऐसे ऊपर की तरफ दिखा दोगे, ये हो गई नॉर्मल रिएक्शन। अब हॉरिजॉन्टली सोचो, हॉरिजॉन्टली इधर से राइट की तरफ उसको पुश मिल रहा है ऐसे, कितना? 40 Newton. 40। और लेफ्ट की तरफ उधर से पुश मिल रहा है इसको, कितना? 16 Newton. 12. 12। अच्छा अब ये ब्लॉक कहाँ जाएगा? क्या ये राइट की तरफ जाएगा या लेफ्ट की तरफ जाएगा? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, क्योंकि 40 ज्यादा है, 40 ज्यादा है तो ये राइट की तरफ जाएगा। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इस ब्लॉक का जो मोशन होने वाला है, यहाँ ऐसे मैं नीचे लिख के दिखा रहा हूँ, ये इस तरफ होगा। और ये आप लिख सकते हो 2A MA, याद रखना MA। Yes. ठीक हो गई बात। अच्छा अब सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन लिखते हैं। अकेला नॉर्मल रिएक्शन N अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है। डाउनवर्ड क्या क्या है? 20 30 plus 30 60 20 plus 16,
सबका एडिशन कर लें, 50, 66, 66. तो आंसर हो गया 66 न्यूटन। कितना नॉर्मल रिएक्शन स्टैक हो। अच्छा, मैं ये न्यूटन को कैपिटल एन जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि फिर कुछ बच्चे अपने पास बहुत ज्यादा होशियार हैं, इधर का एन उधर का एन काट देंगे, फिर बोलेंगे 66 किसके इक्वल है, मालूम नहीं पड़ रहा सर। इधर का एन नॉर्मल रिएक्शन है, और इधर का अगर मैं कैपिटल एन लिखूं भी ना, तो वो सिंबॉलिक होगा न्यूटन का यूनिट का, इसलिए मैं इंटेंशनली वो अवॉइड कर रहा हूँ लिखना। ठीक है ना। अच्छा, अब ये Yes. ब्लॉक मूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी इक्वेशन बनाओ। क्या लिखोगे? 2a इज इक्वल टू, 40 minus 12. शाबाश, 40 माइनस 12, बिकॉज 40 और 12 ये इस ब्लॉक के मोशन को एक दूसरे के अपोजिट सेंस में फोर्स अप्लाइड है उनको। 40 माइनस 12 करना पड़ेगा, लॉजिकल बात है, बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स। 40 माइनस 12 कितना हुआ? 28. 28 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ? 14. 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। तो बिल्कुल सिंपल से हमने इस केस को थोड़ा 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 करके कॉम्प्लिकेट किया, और हमें समझ आ गया कि कैसे हम इन चीजों को हैंडल करें। ठीक हो रही है बात? Yes. धीरे 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 करके हम आगे बढ़ेंगे, और सारी चीजें आपको एक एक करके समझ में आने लगती है। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। Find the acceleration and normal reaction for the block freely sliding on frictionless inclined plane. Freely sliding, कुछ नहीं, कोई अपोजिशन नहीं है, कुछ नहीं है, फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। हम फ्रिक्शन को एज अ सेपरेट चैप्टर, सेपरेट यूनिट बाद में डील करेंगे। मैक्सिमम प्रॉब्लम जो यहाँ पे मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको, ये इनिशियल पार्ट में 99.999% प्रॉब्लम है, मैं फ्रिक्शन कंसिडर ही नहीं करने वाला। अब यहाँ पे देखो, कोई वैल्यू तो हमें बताई नहीं गई। सबसे पहली चीज आपने हमेशा ये याद रखना है कि किसी भी बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो ये हो जाएगा mg। mg, अब यहाँ पे m का वैल्यू अगर 2 है, g का वैल्यू 10 है, तो ये 20 लिखा जा सकता है। अच्छा, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस mg को हम स्प्लिट करेंगे इसके कंपोनेंट्स में। वन ऑफ द पॉसिबल कंपोनेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड द अनदर कंपोनेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। अब ये चीजें आपने बिल्कुल नहीं भूलनी है कि यहां पर एंगल थीटा बनेगा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, और ये इंक्लाइन जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा mg sin थीटा। सही जा रहे अगर हैं? बाहर वाले बोलते हैं पहले। यस। Yes. में ठीक है, प्लीज अपना माइक ऑफ रखें, रिकॉर्डिंग्स में सारी चीजें डिस्टर्ब करती हैं फिर। अच्छा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। अब इसको बिल्कुल भूलना नहीं है, ये हमेशा से ऐसे ही रहेंगे, ये कभी नहीं चेंज होते हैं। इंक्लाइन प्लेन पर ये कंपोनेंट इसी तरीके से बनाए जाएंगे। अब इसमें याद रखने जैसी वाली कोई चीज नहीं है टेक्निकली, अगर आपको ये कंपोनेंट्स बनाने आते हैं तो दैट्स इट। बट फौरन फटक से हमें पता चलना चाहिए कि mg sin थीटा जो है ये अलोंग द इंक्लाइन प्लेन आता है, और mg cos थीटा जो है ये प्लेन को परपेंडिकुलर होता है। यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा। अब आप सोचें, अगर आप इस पे नॉर्मल रिएक्शन दिखाना चाहते हो, तो क्या नॉर्मल रिएक्शन हमें ऐसी दिखानी चाहिए, या फिर हमें नॉर्मल रिएक्शन ऐसी दिखानी चाहिए? हमें ग्रीन वाली दिखानी चाहिए या पिंक वाली दिखानी चाहिए? Pink वाली perpendicular to contact परपेंडिकुलर टू surface. कॉन्टैक्ट सरफेस। शाबाश, तो करेक्ट नॉर्मल रिएक्शन हो गई पिंक वाली, ग्रीन वाली इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना। अब आप देखते ही समझ सकते हो कि नॉर्मल रिएक्शन शुड बी इक्वल टू व्हाट? mg cos theta. mg cos थीटा। ठीक है ना, इन चीजों को भूले नहीं आप, ये बात बाद में काम में आती रहेंगी हमको। दूसरा, इससे हमसे ये भी पूछा है कि एक्सेलरेशन बताओ। तो बेटा अल्टीमेटली ये जो ब्लॉक है ना, ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, तो बाय रूल क्या हम इसे एम ए लिख सकते हैं? एम Yes. ए। Yes, sir. तो करंट सिचुएशन में एम ए इज नथिंग बट इक्वल टू mg sin थीटा। करेक्ट है, क्योंकि यही वो फोर्स mg sin थीटा है जिसकी वजह से ये ब्लॉक स्लाइड करके नीचे उतरेगा। Yes, sir. अगर ये फोर्स यहाँ कंपोनेंट ये नहीं बनता, तो ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करता, इसको नीचे आने के लिए mg sin थीटा रिस्पॉन्सिबल है। तो एम ए जनरल फॉर्मेट,
और यहाँ स्पेसिफिक mg sin थीटा, तो ma शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा। दोनों साइड से आप मास का फैक्टर कैंसिल कर दें और बस अपना आंसर क्लेम करें कि सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा g sin ऑफ थीटा। अब ये एक ऐसी चीजें हैं, ये ऐसा डेटा है, ये इस तरीके का अरेंजमेंट है कि जिसे आपने बिल्कुल भूलना नहीं है। फौरन आपने इसको आइडेंटिफाई कर लेना है कि क्या सिचुएशन है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हमको कुछ और नया सीखने मिलेगा, सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाना, और बातें हमको यहाँ पे समझ में आएंगी। Find the normal reaction between the blocks which are freely sliding on a frictionless inclined plane. Now this is very important. Again I am repeating here, frictionless मतलब कोई फ्रिक्शन का रोल आपने कंसिडर नहीं करना। अब ये फ्रीली स्लाइड कर रहे हैं, बस छोड़ दिया आपने। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन डेवलप होगी ना, वो आप निकालें। ठीक, तो देखिए इन दोनों ब्लॉक के बीच में ऑब्वियस बात है, हो सकता है कि ये ऐसे नॉर्मल रिएक्शन 1 to 5 किलोग्राम आ जाए और ऐसी एक नॉर्मल रिएक्शन 5 to 1 किलोग्राम आ जाए, और इस नॉर्मल रिएक्शन को मैं जस्ट कॉल कर लूं n। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक ही टाइप ऑफ n निकालना है जो बिटवीन द ब्लॉक्स है। हमें वो नॉर्मल रिएक्शंस नहीं निकालनी जो सरफेस से आ रहा है, बस बिटवीन द ब्लॉक्स निकालना। ठीक हो रहा है? Yes, sir. क्या लगता है Yes, आपको, sir. इसे अगर हम रिलीज कर दें तो 5 किलोग्राम का ब्लॉक 1 किलोग्राम के ब्लॉक को जोर से पुश करेगा ना, धक्का देगा ना उसको नॉर्मल रिएक्शन बनाने के लिए। Yes. तो देखें ये कैसे वर्कआउट होता है, और इसके रिजल्ट्स काफी इंटरेस्टिंग आने वाले हैं, बड़े ध्यान से देखें आप। सबसे पहले मैं 1 किलोग्राम के ब्लॉक को ले लेता हूं। ये मैंने लिया 1 किलोग्राम का ब्लॉक। ठीक, यहाँ याद रखिए ये थीटा 30 डिग्री है, और आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 30 जो होता है वो होता है हाफ। ठीक, अब आप सोचें इस 1 किलोग्राम के ब्लॉक को इधर नीचे की तरफ इस फॉर्मेट के हिसाब से mg sin थीटा के हिसाब से मुझे क्या लिखना चाहिए, m1 g10 sin 30 हाफ 10 Five. into हाफ यानी कि 5। देखो फटाफट होना चाहिए, फटाफट होना चाहिए। mg sin थीटा आएगा ना नीचे ऐसे, वो ऑफकोर्स ऐसे नीचे mg जाएगा, इधर cos थीटा जाएगा। cos थीटा से कोई लेना देना नहीं है अपना, फिलहाल तो नहीं है, हमको बस इंटरनल नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स निकालना। अलोंग दिस इंक्लाइन प्लेन mg sin थीटा के हिसाब से यहाँ क्या आना चाहिए, 5। Five. करेक्ट है? Yes. अच्छा, ये जो पीछे वाला ब्लॉक है ये इसको ऐसे पुश करेगा, तो इसकी नॉर्मल रिएक्शन मुझे लिखनी चाहिए n। और हमारा क्लेम है कि ये इफेक्टिवली ब्लॉक नीचे उतर रहा है, तो मुझे लिखना चाहिए 1 into a, क्या कहते हैं, ma। Yes. Yes, sir. दैट वे वी विल डील इट। अब कैलकुलेशन करना है 5 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे, तो ये अपना 5 किलोग्राम का ब्लॉक है। 5 किलोग्राम के ब्लॉक पे ऐसे नीचे की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी। ठीक से बताना क्या आएगी, mg sin थीटा, 25. m 5 25. 10 25. 50 50 into हाफ 25, तो ये हो जाएगा बेटा 25। शाबाश। लेकिन जब ये 5 किलोग्राम का ब्लॉक इस 1 किलोग्राम के ब्लॉक को पुश करेगा, धक्का देगा, टच करेगा स्लाइड करने के चक्कर में, तो 5 किलोग्राम का ब्लॉक 1 किलोग्राम पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, तो ऑब्वियस बात है 1 किलोग्राम का ब्लॉक ही 5 किलोग्राम पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, और वो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे अपोजिट होगी। समझे बात को? Yes. Yes, sir. है ना, एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आ रही है ना 5 से 1 की तरफ, तो दूसरी रिएक्शन 1 से 5 की तरफ जाएगी। अच्छा, क्या इफेक्टिवली ये ब्लॉक नीचे ही उतर रहा है? तो आपको लिखना है 5a Yes. ma 5a। बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा, देख लो अभी, चौंकाने वाला रिजल्ट एकदम। अच्छा, आप मुझे बताओ इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे आप, इसकी N इक्वेशन plus बताओ। 1 to 55. 1a
इज इक्वल टू 5 प्लस एन। प्लस एन। बिल्कुल सही जवाब है, 1 इज इक्वल टू 5 प्लस एन। परफेक्ट। इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे? फाइव ए is इज equal इक्वल to टू 25 माइनस एन। 25 माइनस एन। अच्छा, 25 n माइनस 25 क्यों नहीं? n माइनस 25 क्यों नहीं? आंसर नेगेटिव। आंसर नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आंसर से छोड़ो, कॉमन सेंस की बात है, 25 बड़ा है, ये नीचे उतर रहा है। यस। हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। अच्छा, 1a का मतलब तो सिर्फ a ही होता है, तो पता चलता है a इज इक्वल टू 5 प्लस एन, तो ये 5 प्लस एन a की जगह रिप्लेसमेंट कर देते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, तो 5 इन ब्रैकेट a की जगह पे आ जाएगा 5 प्लस एन इज इक्वल टू 25 माइनस एन। समझा ना? यस सर। यस। मल्टीप्लीकेशन कर लें पूरा। 25 प्लस 5n इज इक्वल टू 25 माइनस एन। अब सिंपल सा सॉल्यूशन हो जाएगा, 5n प्लस एन इज इक्वल टू 25 माइनस 25, 6n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0। मतलब कि इस तरीके से स्लाइड करते हुए ब्लॉक्स के बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन डेवलप नहीं होगी, कुछ नहीं, नो नॉर्मल रिएक्शन, जीरो। अब मैं आपसे पूछता हूं ऐसा क्यों हुआ, जीरो क्यों आई नॉर्मल रिएक्शन? सोचो तो। उसका एक्सेलरेशन यहां छुपा हुआ है, उसका आंसर जो है यहां छुपा हुआ है, ये यहां छुपा हुआ है उसका आंसर। आप मुझे बताओ, ये 1 किलोग्राम वाला जो ब्लॉक है, ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे उतर रहा है? 1 नहीं, 1 कहां से, कुछ भी। 5 5 क्या नंबर गेम चल रहा है? सोच के जी बोलो। साइन जी साइन थीटा। थीटा। ये ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से नीचे उतर रहा है? एक्सेलरेशन बोल रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन। जी साइन। जी साइन। एन तो 0 हो गया ना बेटा, बात खत्म हो गई ना। देख, एन 0 हो गया तो तुमको a इज इक्वल टू 5। अब ये 5 का मतलब यहाँ नंबर 5 क्यों आ रहा है पता है? g का वैल्यू 10, साइन 30, साइन 30 इज हाफ, इसलिए आंसर 5 आया उसका। लेकिन अगर सोचा जाए तो वो कितने एक्सेलरेशन से नीचे उतर रहा है? जी साइन थीटा। अच्छा, ये 5 किलोग्राम वाला ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से नीचे उतर रहा है? वो भी जी साइन थीटा से ही उतर रहा जी है, साइन। वो भी उतने से ही उतर रहा है। मतलब सामने वाला ब्लॉक भी जी साइन थीटा से और उसके पीछे वाला ब्लॉक भी जी साइन थीटा से, तो दोनों के नीचे स्लाइड करने का एक्सेलरेशन सेम है, तो दोनों एक दूसरे को धक्का क्यों देंगे? नहीं देंगे धक्का। नहीं आया समझ में? आया। आया सर। नॉर्मल रिएक्शंस तो उसी वक्त डेवलप होंगे ना जब ब्लॉक्स आपस में एक दूसरे को पुश करेंगे, एक दूसरे को कंप्रेस करने की, एक दूसरे को प्रेस करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को ऐसे टच करेंगे कि धक्का लगे। तो ये जब दोनों ब्लॉक ऐसे स्मूथ लेवल पे जी साइन थीटा से नीचे उतर रहे हैं, तो एक दूसरे को धक्का ही नहीं दिया उन्होंने, एक दूसरे को प्रेस ही नहीं किया उन्होंने। So if they are not pressing each other, then how we can say that there is a normal reaction? तो इस तरीके की सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन हमेशा 0 होती है। आप इसको याद रखो तो भी चलेगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? यस रीजन सर। यस रीजन सर। बड़ा सिंपल, रीजन बड़ा सिंपल, बोथ द ब्लॉक्स आर स्लाइडिंग विद द सेम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा, अब इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करते हैं। ऐसे सोचते हैं कि एक ब्लॉक ओवर ब्लॉक है, ब्लॉक ओवर ब्लॉक है, और ये फ्री फॉल कर रहा है, वर्टिकली नीचे गिर रहा है सीधे। अब बताओ इन दोनों में कितना नॉर्मल रिएक्शन आएगा? जीरो। जीरो, क्योंकि दोनों के दोनों जी से गिर रहे हैं, यस। दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो कोई ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को पुश ही नहीं करेगा। अगर कोई ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को पुश ही नहीं करता है, प्रेस ही नहीं करता है, तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं बनेगा। दो दे आर इन कॉन्टैक्ट, दो दे आर इन कॉन्टैक्ट। समझे ना बात को? कॉन्टैक्ट में रहने के बाद भी ऐसा होगा। यस। ओके, नाउ द सेम प्रॉब्लम इफ वी मॉडिफाई अ लिटिल, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, ध्यान से सुनना। इसी प्रॉब्लम में अगर मैं ये करूं कि 5 किलोग्राम का ब्लॉक आगे रख दूं और 1 किलोग्राम का पीछे रख दूं, तो
नॉर्मल रिएक्शन आएगी कि नहीं आएगी? जीरो। तब भी जीरो होगी, तब भी जीरो होगी, जीरो। क्योंकि कोई भी आगे रखो कोई भी पीछे रखो, ये जब स्लाइड करेंगे तो ये हमेशा सेम एक्सेलरेशन से ही स्लाइड करेंगे। एक्सेलरेशन तो ये सिर्फ एंगल पे डिपेंड कर रहा है, तो बोथ ऑफ देम विल ऑलवेज बी स्लाइडिंग विद द सेम एक्सेलरेशन, चाहे मैं इसे आगे रखूं चाहे इसे पीछे रखूं। दोनों सूरतों में, दोनों केसेस में नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगी। ठीक हो रही है बात? यस सर। यस अच्छा, अब ये प्रॉब्लम मैं चाहता हूं आप बगैर बगैर पेन पेपर के सॉल्व करें। इस पे जरा सोचें आप, सोचें आप। अब इन दोनों को टच करके नहीं रखा, बल्कि बीच में एक स्प्रिंग बांध दिया। अब बोल रहा है कि अगर ये फ्री स्लाइड कर रहे हैं फ्रिक्शनलेस सरफेस पर तो टेंशन कितना होगा? टेंशन बताएं। जीरो। जीरो, और क्या अरे भाई जब धक्का नहीं देंगे तो क्या ये स्ट्रिंग को खींचेंगे क्या? यस जीरो। अच्छा सोचो ना, ये 2 किलोग्राम वाला कितने एक्सेलरेशन से नीचे उतरेगा? जी 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 साइन। साइन। जी साइन थीटा, यानी कि जी साइन 45। ये 10 किलोग्राम वाला कितने से नीचे उतरेगा? जी साइन 45। तो दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे उतर रहे हैं। जब दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे उतर रहे हैं तो ना तो कोई आगे बढ़ रहा है ना तो कोई पीछे रह रहा है, तो स्ट्रिंग तनेगी ही नहीं। स्ट्रिंग तो उस वक्त टेंशन में आएगी, उस वक्त तनेगी जब कोई तेज चले कोई स्लो चले। दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे हैं, दोनों की स्पीड सेम है, दोनों का जो मोमेंटम कह सकते हैं आप, मोमेंटम तो नहीं मास के हिसाब से, दोनों का जो नीचे आने का जो एक पैटर्न है वो एग्जैक्टली सेम है। बस एज इट इज ऐसे 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 से नीचे उतर रहे हैं, ना तो स्ट्रिंग को खींच रहे हैं ना उसको दबा रहे हैं, कुछ नहीं, जैसी थी वैसी। बिना कैलकुलेशन के हम कह सकते हैं कि यहां पर टेंशन जीरो। जीरो है। लेकिन मैं आपको एक होमवर्क देता हूं कि आप इन ब्लॉक्स की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं और प्रूफ करें कि टेंशन जीरो है। मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं आपको। यहां पर इस 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक के लिए टेंशन यूं दिखाया जाएगा और 10 किलोग्राम वाले ब्लॉक के लिए टेंशन यूं दिखाया जाएगा। ठीक है? ओके। बाकी आप इसकी इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, सब्स्टिट्यूट करें और इस बात को प्रूव करें कि यहां पर टेंशन जीरो होता है। ठीक, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आप थोड़ा स्ट्रेटजी भी हमको बनानी है इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और ये धीरे धीरे स्ट्रेटजी बनती भी जा रही है, ऐसा नहीं कि यूं ही देख रहे हैं हम। जो भी मैं आपको बताते जा रहा हूं वो अपने आप में कंडीशंस ऑफ सॉल्यूशंस हैं। Now we have two blocks 4 and 6 kilograms and they are kept in contact in a frictionless horizontal floor. फ्रिक्शन नहीं है तो कोई रुकावट ही नहीं होगी, कितना भी हल्का सा फोर्स लगाया तो वो एकदम धीरे से मतलब आगे बढ़ेगी। बिल्कुल वैसे जैसे इमेजिन करेंगे एकदम अच्छी तरीके से पाउडर और पॉलिश किया गया कैरम बोर्ड है, हल्का सा भी आप स्ट्राइकर को हिट करें तो एकदम तेजी से भागता है ना, वैसे फ्रिक्शन ही नहीं है, थोड़ा भी फोर्स लगाया आगे भागेगा। तो अब ये पूछ रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, इफ यू अप्लाई अ पुश ऑफ 5 न्यूटन द हेवियर मास द फोर्स ऑन द लाइटर मास इज, अच्छा वही कॉन्टैक्ट फोर्स बोले या जो भी। तो हमने यहां 6 किलोग्राम पे 5 न्यूटन लगाया तो 4 को कितना मिलेगा, ये पूछ रहा है वो। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि 4 को भी 5 मिल जाएगा? नो। ये सामने वाला मास इस फोर्स को झेल लेगा और इसका जो धक्का है फोर्स है 4 किलोग्राम से थोड़ा सा कम है। क्या कहते हैं? 4-5 स्टूडेंट एक साथ खड़े हुए हैं, पहले स्टूडेंट को बताते थे और फिफ्थ नंबर वाला स्टूडेंट इक्विपमेंट है, क्योंकि वही जितनी ताकत का मिलेगा उतनी ताकत का मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कम हो जाएगा। और तैयारी मेरी की है। वाइस सर, वाइस नहीं आ रही। बिल्कुल। यस सर। नो। ठीक है,
No, sir. No, sir. I think now it's clear. Yes. Clear now. No, sir. आवाज नहीं आ No, रही। No, sir. No, sir. Wait. Now, now it's clear. No, sir. No. करो तो आंसर दे रहे हो। बिल्कुल ब्लॉक हुई No, कोई sir. थोड़ा सा कट गया है। करो रील अपनी सबको बता चाहिए कर। ओके नाउ। ओके नाउ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. वेल मैं आपको ये समझा रहा था कि जो हमने पुश अप्लाई किया है 5 मिनट का वो तो 6 किलोग्राम पे किया, वो पूरा पूरा थोड़ी ट्रांसफर होगा फ्लो के साथ। आई वाज गिविंग एन एग्जांपल, मान लो 4 5 स्टूडेंट एक क्यू में खड़े हो जाते हैं और पहले स्टूडेंट को क्या लास्ट स्टूडेंट को भी वही उतनी ही फोर्स का पुश मिलेगा? नहीं मिलेगा। सर आवाज नहीं आ रही। क्लियर है वॉइस? No. No. आप क्लियर है? नहीं सर, आवाज नहीं आ रही। No, sir. क्या मुझे बताएं, बिल्कुल नहीं आ रही है या थोड़ा थोड़ा कट के आ रही But क्या? कट क्या? है? हमने ना आप गैस कर सकते हो ना था क्या मुझे ब्लॉक हो गया थोड़ा बट बात। I was saying is now third Okay. time I'm repeating the example. 4 5 students are standing in the queue and you are picking up the first लास्ट वाला जो स्टूडेंट है उसको जितने ही मैग्नीट्यूड का कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा सा बीच में कंफ्यूज हो जाएगा। एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं 6 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे 5 न्यूटन का कुछ लगाता हूँ तो 4 किलोग्राम पे 5 न्यूटन का कुछ नहीं पहुंचेगा। ठीक है, आपस में उन दोनों का नॉर्मल रिएक्शन डेवलप हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन ट्रांसफर होगा। आपको नॉर्मल रिएक्शन कितना है हमें पता है, इसका एक अप्रोच होता है, इसका सॉल्यूशन अप्रोच है। मैं डायरेक्टली इसको नहीं करता। ठीक है, मैं ध्यान से सुनना। इसका सॉल्यूशन अप्रोच क्या है? सबसे पहले स्टेप 1 में हम इस पूरी ब्लॉक की असेंबली को, जितने भी ब्लॉक्स हैं 2 3 4 5 6 कितने भी ब्लॉक्स हैं, इस सब को हम एक कॉमन सिस्टम बनाएंगे। कॉमन सिस्टम, सर थोड़ा लाउड बोलो। हाँ, और उसमें कॉमन सिस्टम बनाएंगे। अब अगर मैं इसको कॉमन सिस्टम मानता हूँ तो आप सोचे कि कितने किलोग्राम का होगा? 10 kg. आप उसमें हमने फोर्स लगाया 5, तो ये इधर मूव करेगा। अब इस बात है उधर ही मूव करेगा। Yes. ठीक है, अगर ये इधर मूव करता है लॉजिकली, तो क्या इसके लिए हम लिख सकते हैं 10 8
Yes. इक्वेशन क्या करनी है? 10A इज इक्वल टू 5. 5, यानी कि A इज इक्वल टू 5/10, 1/2. 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पता चलता है कि ये दोनों ब्लॉक साथ साथ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होंगे। ठीक है, तो ये होती है हमारी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है बाय कंसीडरिंग ऑल द ब्लॉक्स एज अ सिंगल सिस्टम। ये स्टेप 1। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्लॉक्स को सेपरेटली बनाएंगे। कंसीडर करना सेपरेट। ये अपना 10 किलोग्राम का ब्लॉक है और ये 4 किलोग्राम का। नाउ थिंक ऑन इट वेरी केयरफुली। 10 किलोग्राम के ब्लॉक पे इधर है 5, अपोजिट की तरफ से नॉर्मल रिएक्शन। 4 किलोग्राम के पास है सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन बस, क्योंकि इन दोनों ब्लॉक में नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होगा ना। करेक्ट है? समझ आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. अब आप मुझे बताएं ये किस तरफ चलेगा। क्या मैं इसके लिए लिख सकता हूँ 10A, Yes. और ये इस तरफ चलेगा तो क्या मैं इसके लिए लिख सकता हूँ 4A। Yes. 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 बात खत्म हो गई। पहले वाली की इक्वेशन बनेगी 10A इज इक्वल टू 5 माइनस n। आई होप यू गेटिंग इट राइट। Yes, sir. दूसरे वाले की Yes, इक्वेशन sir. बनेगी 4A इज इक्वल टू n। Is equals to n. That's it. And अब आपको यही नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है, मतलब ये के 5 न्यूटन का फोर्स अगर हमने 6 किलोग्राम वाले ब्लॉक को दिया था तो 4 को कितना मिला, मतलब नॉर्मल रिएक्शन निकाल। अब ए का वैल्यू हमें पहले से पता है 0.5, तो ये नॉर्मल रिएक्शन अपनी हो गई 4 इंटू 0.5 दैट इज 3 मीटर। करेक्ट? Yes, sir. yes, हम sir. चाहें तो इस आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ से हम इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस चेक Yes, sir. करें। ए का वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर लें आप। अरे 10 नहीं 6 है ना, मतलब जाएगा। पहले वाला ब्लॉक 10 का है बेटा, 6 है ना, मैंने पहले लिखा इक्वेशन में ऑप्शन देना 6 6 किलोग्राम। अब आप इसको यहाँ से क्रॉस चेक करें कि हमने सही किया क्या नहीं किया। ए का वैल्यू पुटअप कर लें 0.5, 6 इंटू 0.5 is equal to 5 minus n. Therefore, n is equal to 5 minus 6 into 0.5 is 3. n का आंसर क्या है, आप उधर से निकाले का इधर से निकाले, आंसर सीधी बात है। ये स्टेप Yes, नंबर sir. 2 है। ऐसे प्रॉब्लम्स को हमें 2 स्टेप्स में सॉल्व करना होता है। पहले पूरी ब्लॉक की सिस्टम को एक कॉमन मास फीड करें, कॉमन मास कंसीडर करें और एक्सेलरेशन निकालें, और फिर उसके बाद इंडिविजुअल ब्लॉक पर आप उसकी एफसीडी बनाएं, सीक्वेंस लिखें और आंसर की फाइंड करें। आपको यही क्वेश्चन का होमवर्क में देने जा रहा हूँ, सेम क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम में आंसर क्या आना हमारा, सी ऑप्शन। करेक्ट है? Yes. Yes, sir. तो आपको होमवर्क दे रहा हूँ ना, आपको सेम क्वेश्चन आपने दोबारा सॉल्व करना है, लेकिन ये जो 5 न्यूटन वाला फोर्स है ये लाइटर मास में अप्लाई हुआ है। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। ये बड़ा वाला ब्लॉक है ऐसे, और उसके साथ अलग एज पर क्वेश्चन ये 6 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम है। अब जो फोर्स लगाना है यहाँ से। अब आप बताएंगे नॉर्मल रिएक्शन क्या है।
एग्जैक्टली वैसे ही काम करें स्टेप 1 सॉल्यूशन फाइंड करें, स्टेप 2 इंडिविजुअल ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बना के क्या आपने Okay. कर लेंगे इसको। यस, Yes, sir. डोंट वरी अबाउट दैट कि ये क्वेश्चन रह गया। अगली क्लास में हम इसी तरीके के क्वेश्चंस को और ज्यादा डिटेल में लास्ट लास्ट में आपने बता रहे थे कि आप सॉल्व कर देंगे, तो भी अगर कोई टेक्निकल इशू आया है या कोई डाउट रह गया है तो क्या करना है, अगली क्लास में मैं ऐसे ब्लॉक कनेक्टेड टॉपिक